ओनली 30 डेज लेफ्ट इन जेईई मेन 2026 और ये लास्ट के 30 डेज डिसाइड करते हैं कि आप 99 परसेंटाइल को अचीव कर पाओगे या आप 99 परसेंटाइल को लूज कर दोगे। क्योंकि लास्ट का टाइम इतना क्रूशियल होता है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंग्जाइटी और पैनिक में इतनी सारी गलतियां कर देते हैं कि वो अपनी रैंक को लूज कर देते हैं। तो आज ऐसे ही हम 3 नॉन नेगोशिएबल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से अगर आपने एक को भी हल्के में लिया तो आपकी रैंक जो है वो डिप करेगी। तो इसलिए प्रॉमिस करके जाना है कमेंट सेक्शन में कि इन 3 नॉन नेगोशिएबल को अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करोगे। एंड इसके साथ साथ अगर आपको प्रॉपर प्लानर चाहिए लास्ट के 30 डेज का कि आपको कैसे चलना चाहिए, तो भी आप वो कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं तीनों नॉन नेगोशिएबल्स के साथ। तो फर्स्ट इज कि लास्ट के टाइम पे आपको मेजरली ध्यान देना होता है कि जो चीज़ें आपने की हैं उनको समेटना है और उनको सॉलिड करना है। ज़्यादा चीज़ों को फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि जो चीज़ें मैंने की है वो कम है, लाइक मेरा अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना सिलेबस किया है उसको पहले सॉलिड करना ज़रूरी है, दैट मीन्स रिवीजन करनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जितना टाइम बच रहा है उसको यूज़ करना है। जो आप अगर सोच रहे हो कि थ्योरी कंप्लीट करनी है या सॉल्विंग कंप्लीट करनी है तो उसको देना है। और उसमें भी ध्यान रखना है कि थ्योरी को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सॉल्विंग को ज़्यादा देना है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में जाके आपको सॉल्विंग करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि रिवीजन प्रायोरिटी पे रखनी है और फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल यही है कि रिवीजन एंड सॉल्विंग को प्रायोरिटी पे रखना है। एंड इसको आप साथ साथ कैसे चला रहे होगे उसके लिए आपको प्रॉपर एक लूप फॉलो करना है। तो लूप इज कि जो भी आपको चैप्टर उठाया आपने रिवीजन के लिए या ग्रुप ऑफ चैप्टर्स उठाए हैं जो आप उठा रहे हो रिवाइज करने के लिए, उससे पहले आप क्या करोगे, एक ब्लैंक पेपर लोगे एंड उस पे उन चैप्टर्स के कंसेप्ट को रिकॉल करके लिखोगे कि इस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा था, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, वो सारी चीज़ें। अब एक चीज़ यहाँ दिक्कत ये आ रही होती है ना कि हमें याद नहीं होता है कि चैप्टर का फ्लो क्या था। तो आप एनसीईआरटी का जो कंटेंट टेबल होता है उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें सब टॉपिक्स लिखे होते हैं। देन उन सब टॉपिक्स से देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा कंसेप्ट होता है, क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ ध्यान रखनी होती है या क्या क्या जो आपकी ट्रिक्स यूज़ हो रही होती है, वो सारी चीज़ें वो आप वहाँ पर लिखते रहोगे साथ साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक ब्लैंक शीट पर रखनी है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी रिकॉलिंग स्ट्रॉन्ग होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, दूसरा ये कि आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो रहे होंगे। डन। तो आप ये चीज करोगे, ब्लैंक पेपर लिया, जो चीजें याद आ रही है वो लिखी। अब जो कंसेप्ट याद आ गए, जो फॉर्मूले याद आ गए वो आपने लिख लिए हैं। अब आप जाओगे सॉल्विंग के ऊपर और सॉल्विंग में आपको क्या करना है, सॉल्विंग में आपको PYQ सॉल्व करना है प्रायोरिटी पे, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको PYQs की सॉल्विंग ज़्यादा करनी है। इसके साथ साथ अपने जो मार्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपने जब नॉर्मल सॉल्विंग की होगी स्पेसिफिक चैप्टर की तो आपने क्वेश्चंस मार्क किए होंगे कि ये मेरे से पहली बार में नहीं बना या इसने ज़्यादा टाइम दिया, वो जो क्वेश्चंस है उनको रिपीट करना है। अब सॉल्विंग में PYQs की अगर बात की जाए तो आपको लास्ट 3 to 4 ईयर्स के PYQs करने हैं। उसमें भी 2025 को आप एक बार छोड़ोगे कि आप उसको सॉल्विंग में नहीं करोगे क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे होगे मॉक टेस्ट वाले फॉर्म में। तो 2025 के पेपर्स को छोड़ के जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़रूरी करने हैं वो है 2023 और 2024 के PYQs। एंड देन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप 2022 के भी PYQs करोगे। इससे आपको आइडिया मिल रहा होता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो PYQ सॉल्व किए। अब इससे होगा क्या, जब आपने चीज़ें रिकॉल करके PYQ सॉल्व किया तो आपको PYQs में दिखेगा कि कौन सा कंसेप्ट है जो आप भूल गए और आपने उस पेपर में नहीं लिखा है जिस पे आप कंसेप्ट लिख रहे थे, कौन सा फॉर्मूला है जो आपने उस शीट में नहीं लिखा है। तो आप थ्योरी को रेफर करोगे सिर्फ रिवाइज करने के लिए कि मेरा कौन सा कंसेप्ट है जो स्किप हुआ। तो आप थ्योरी पे फिर जाओगे, वहाँ से देखोगे कौन सा, एंड वहाँ से सीखने के बाद आप उसको अपनी ब्लैंक पेपर मेथड वाली शीट जो है उसमें ऐड कर लोगे एंड देन फिर से PYQ सॉल्व करोगे। तो लूप ऐसे चलेगा, ब्लैंक पेपर पे पहले कंसेप्ट लिखे, PYQ सॉल्व किए, वहाँ से पता चला कि क्या लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को थ्योरी से जाके रिवाइज किया एंड देन थ्योरी से रिवाइज करने के बाद फिर से PYQs पे उसको अच्छा करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब इससे हुआ क्या, रिवीजन भी हो गई, जो चीज़ें छूट रही थी वो भी डन हो गई, ठीक है। एंड अब इससे आपका जो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स है वो भी रेडी हो गए। तो ये फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल था, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। जो जो चीज़ें सीखते जा रहे होगे या नई चीज़ें भी मिल रही होगी वो भी उस शीट में ऐड करती रहनी है, ठीक है। अब सेकंड नॉन नेगोशिएबल इज मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। इसको तो कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको जो मॉक टेस्ट की स्किल्स होती हैं वो डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जो चीज़ें पढ़ी है वो एग्जाम के दिन अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है, अभी अगर देखा जाए तो आप वीक में 1 मॉक दे रहे होगे संडे टू संडे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी एग्जाम के पास जाते जाते आपको इंक्रीज करनी है। कैसे इंक्रीज करोगे,
वीक में 2 मॉक मस्ट है, देने ही देना है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक देना है, मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है, तभी आपको प्रोग्रेस दिखेगी। क्योंकि आप मॉक में क्या गलतियां कर रहे हो वो अगर आपको पता नहीं होगी तो आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव क्या करोगे। इसलिए मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। तो मस्ट है कि आप एक वीक में 2 मॉक दे रहे होगे। एंड इसमें भी अगर ऐसा होता है ना कि आपके पास आपकी रिविजन बहुत स्ट्रांग चल रही है और आपके पास टाइम है तो आप 3 दे सकते हो। बस कंडीशन ये है कि मॉक के बाद एनालिसिस किया तभी नेक्स्ट मॉक दोगे, वरना नहीं दोगे। ठीक है। एंड देन ये था हमारा सेकंड नॉन नेगोशिएबल। अब इससे आप करोगे क्या कि जब आपने एनालिसिस कर रहे होगे ना तो आपको अपनी गलतियां पता चल रही होगी। सिमिलरली जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे तब भी आपको अपनी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स पता चल रही होगी। तो आपको प्रॉपर एक नोटबुक मेंटेन करनी है, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आप अपनी गलतियां लिख रहे होगे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एग्जाम से पहले आपको पता हो कि आप कैसी कैसी गलतियां करते हो, ताकि एग्जाम में वो गलतियां कम हो और आपके जो नेगेटिव्स होते हैं ना वो कम हो जाए। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करनी है, उसमें अपनी मॉक की मिस्टेक्स, सॉल्विंग की मिस्टेक्स, सारी मिस्टेक्स अच्छे से लिखनी है। अब इससे होगा क्या, जब भी मॉक टेस्ट देने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तो उससे पहले का जो आर होता है उसमें उसको रेफर करोगे तो आपके माइंड को एक आइडिया मिलता है कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। ठीक है। एंड देन अब मैंने रिवीजन एंड सॉल्विंग कर ली, मैंने मॉक टेस्ट और एनालिसिस कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एक्टिव रिवीजन। वो ये होती है कि अभी आपने क्या किया ना, आपने रिवीजन एक बार कर ली, सॉल्विंग कर ली, चीज़ें सीख ली, टेस्टिंग भी कर ली, बट एक बार करने से कुछ नहीं होता है, उसको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा, तभी आपकी रिकॉलिंग स्ट्रांग होती है और एग्जाम वाले दिन आप बेस्ट दे पाते हो। तो इसलिए आपको अपने दिन के अंदर ना 30 मिनट्स के स्लॉट्स फिक्स करने हैं। किसके लिए? एक्टिव रिवीजन के लिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर रिवीजन के लिए सॉल्विंग वगैरह कर रहे होगे, नहीं। जो आपने ब्लैंक पेपर मेथड यूज़ किया और उस पर अपने कंसेप्ट्स वगैरह लिखे हैं, ट्रिक्स वगैरह लिखी है, उन्हीं को रिव्यू करने के लिए और दोबारा रिविजिट करने के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें थी, फास्ट रिवीजन करने के लिए। उससे होगा क्या कि एक्टिव रिकॉलिंग जो होता है ना, कि क्वेश्चन को देखते ही कंसेप्ट याद आ जाता है, वो जो स्पीड होती है वो स्पीड इंप्रूव होती है। तो इसलिए उस पेपर को फिर से रेफर करना है, चीज़ों को अच्छे से देखना है और वहाँ से एक्टिव रिवीजन करनी है। तो अब यहाँ पे होगा कि एक्टिव रिवीजन के आप 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका होगा ये जो आप अपने ब्लैंक पेपर मेथड से थ्योरी, फॉर्मूलाज और जो आपके रिएजेंट्स, रिएक्शंस जो भी होती हैं वो रिवाइज कर रहे होगे। एंड सेकंड स्लॉट होगा मिस्टेक नोटबुक को रिव्यू करने वाला। अब ये आपको अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल में डिवाइड करना है, पीसीएम वाइज 30 मिनट्स की स्लॉट। और मिस्टेक नोटबुक के लिए आप 15 मिनट्स ही रख सकते हो, बट उस स्लॉट को भी आपको फिक्स रखना है। एक स्लॉट तो फिक्स हो गई, मॉक टेस्ट से पहले तो आप अपनी पूरी मिस्टेक नोटबुक को रिव्यू करके जाओगे, बट डेली भी आपको अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करते रहना है ताकि आप वो सॉल्विंग में रिपीट ना करो। ठीक है। ये वाली चीज़ों को लूप में चलाना है, एक साथ चलाना है। वो जो फर्स्ट था रिवीजन एंड सॉल्विंग, उसको चलाते रहना है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वहाँ से जो चीज़ें पता चल रही है उनको भी डेली याद रखना है। ऐसा नहीं है कि जो एनालिसिस से गलतियाँ पता चली कि मैं मॉक टेस्ट में ये गलती करती हूँ वो नेक्स्ट मॉक से ही पहले देखोगे, नहीं, वो आप सॉल्विंग में भी करते हो, इसीलिए वो मॉक टेस्ट में हो रही है। तो ध्यान रखना है कि वो सॉल्विंग में भी रिपीट ना हो। ठीक है। तो अभी ये 3 नॉन नेगोशिएबल्स में से आपको ये समझ आ गया होगा कि तीनों कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी स्किप किया ना तो वो एक्चुअल एग्जाम वाले दिन इफेक्ट डालेगा और मार्क्स लूज कर दोगे। और तीनों को अगर अच्छे से फॉलो कर लिया, एक भी चीज़ स्किप नहीं की और अच्छे से जो सिलेबस किया हुआ है उसको समेट लिया, ध्यान रखना है कि लास्ट के डेज में जितनी चीज़ें मैंने की हुई है उसको मुझे सॉलिड करना है। ये कर लिया, कम फैले, श्योर 99 परसेंटाइल आपकी है।